हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के। चलिए, जैसा कि आपको पता है 12th क्लास का रिजल्ट आ चुका है और खुशी की बात यह है कि दोनों ही स्कूलों का बहुत ही बेस्ट रिजल्ट रहा है। आप सभी वाकिफ भी होंगे, ठीक है। और बात बायोलॉजी की करें, मैं अपनी बात करूंगा, हालांकि सभी सब्जेक्ट को बहुत बेस्ट रिजल्ट है, ठीक है। तो बायोलॉजी की भी आपने रिजल्ट देख लिया होगा, ठीक है। बीडीएस में हर बच्चे की डिक्टेशन है, ठीक है। कोई जो एक दो एडिशनल जिसने ली थी उसकी नहीं कह रहा हूं मैं, बाकी सभी बच्चों की डिक्टेशन है और 90 प्लस भी काफी बच्चे हैं, ठीक है। आप देख लेना रिजल्ट, तो उनकी मेहनत का फल है ये, ठीक है। पढ़ने का, ध्यान पूर्वक सुनने का, विश्वास करने का, ठीक है। हाँ, चलिए, तो आपका और इससे बेहतर रिजल्ट आएगा, ये मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर उनसे भी ज्यादा कहीं टैलेंट है। तो आप ऐसे ही लगातार पढ़ते जाइए, ठीक है, हर टॉपिक को, है ना। चलिए, तो बात कर लेते हैं। अपना चैप्टर 3 चल ही रहा था, छोटा सा नाम लिख देता हूं मैं, आप समझ लेना, क्यों टाइम लगाते हो उस नाम में, ठीक है। क्या लिखूं, चलो लिख देता हूं। देखिए भाई, बात को जरा ध्यान से समझिए। हमारा जो चैप्टर है वो 3 चल रहा है, ठीक है, तीसरा पार्ट चल रहा है और इस 3 पार्ट में हम परागण कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को देखा, है ना। स्वयं परागण और पर परागण को देखा हमने, वहां पर स्वयं परागण की अनुकूलताएं देखी और पर परागण की अनुकूलताएं देखी, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके समझ में आ गई अनुकूलताएं, ठीक है भाई। चलिए, अब सुनिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है परागण की विधियां, ठीक है। स्पेशल हम बोल सकते हैं पर परागण। क्या बोल सकते हैं, पर परागण की विधियां, या तो आप परागण की विधियां कह लो या पर परागण की कह लो, ठीक है। सुनिए भाई, तो जो पर परागण होता है, चलिए पर परागण क्या आप, हाँ मान लीजिए परागण ही मान लेते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। परागण की जो विधियां होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन आने का वो रहता है, और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि 1 नंबर के क्वेश्चन तैयारी करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस बार जो बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी के में एक ही दिन की छुट्टी थी, 42 चैप्टर पूरी थ्योरी पढ़नी, समझ में आ रही बात, लॉन्ग थ्योरी थी, पूरी थ्योरी पढ़नी थी। तो इस वजह से हम कहीं 100 नंबर से चूक गए, लेकिन इस बार हम 100% 100 नंबर लेके आ गए, ठीक है। हाँ, समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये जो परागण की विधियां होती हैं इनकी हम बात कर रहे, तो क्या है भाई परागण की विधि। थोड़ी बारिश आने लग गई है, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे थे वो परागण की विधियां के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। आप ध्यानपूर्वक समझिए कि भाई जो परागण होता है उसकी होने की कुछ विधियां होती हैं। तो वो कौन कौन सी विधि है, सबसे पहला है नंबर 1 वायु परागण,
अच्छा, वायु परागण को हम एनीमोफिली कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूप से आप याद रखना कि वायु परागण को हम एनीमोफिली कहते हैं। इनका इंग्लिश नाम बहुत आवश्यक है, ठीक है, एनीमोफिली। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो वायु परागण क्या होता है कि जब परागण वायु द्वारा होता है तो इसे एनीमोफिली कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनके परागकण हल्के, चिकने, शुष्क होते हैं। इनकी वर्तिकाग्र भी अनुकूलित होती है, जैसे घास में पक्षमावी रोमिल, टाइफा में बुरुश जैसा। सुनिए भाई, यहां से क्या है, एक नंबर की सॉल्व क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो आप ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिए। हमारा जो टॉपिक है वो मेथड ऑफ पॉलिनेशन है, यानी कि परागण की विधियां हैं। और हम बात परागण की विधियों की करें तो बहुत सारी विधियों से परागण की क्रिया देखने को मिलती है। उनमें सबसे पहला जो मेथड है वो एनीमोफिली, या इसको हम वायु परागण कह के चलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है भाई वायु परागण? एक सिंपल सी बात है कि अगर परागण की क्रिया वायु के माध्यम से हो, परागण की क्रिया वायु के माध्यम से हो, तो हम इसे एनीमोफिली या वायु परागण कहते हैं, ठीक है। अब जो मैंने नीचे 2 पॉइंट लिखे हैं ना, ये 2 पॉइंट से क्वेश्चन बन के आते हैं। क्या बन के आते हैं वो सुनिएगा। वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायु द्वारा परागित होने वाले, बात समझो, वायु द्वारा परागित होने वाले पौधों के परागकण की क्या विशेषताएं होती है? समझ में आ रही बात? मेरा कहने का मतलब यह है कि जिन प्लांटों में वायु द्वारा परागण होता है उनके पोलन ग्रेन की या परागकण की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो विशेषता ही आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है। तो क्या विशेषता है भाई? कि इनके जो परागकण होते हैं वो एक तो हल्के होते हैं। भाई परागकण हल्के होंगे तभी तो वो वायु के माध्यम से उड़ेंगे। चिकने होते हैं, चिकने होंगे तो उड़ते हुए वो किसी भी सतह से चिपक सकते हैं। और शुष्क होते, थोड़े सूखे हुए होते हैं, उनमें मतलब नमी कम होती है। अच्छा, ये तीनों जो विशेषता हैं, ये तीनों विशेषता इन परागकणों के लिए अनुकूल है कि नहीं? अर्थात अगर ऐसे परागकण होंगे तो उनमें वायु द्वारा क्या हो सकता है? परागण हो सकता है। भाई आराम से वायुमंडल में उड़ जाएंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि इनकी जो वर्तिकाग्र होती है, इनकी जो वर्तिकाग्र होती है वो भी अनुकूलित होती है। ये बहुत मोस्ट बात मैं कह रहा हूं आपसे कि जिन पौधों में वायु परागण होता है उनकी वर्तिकाग्र भी अनुकूलित होती है। कैसे होती है? कि घास में पक्षमावी, अब जैसे घास का प्लांट है तो घास के प्लांट में जो उसकी वर्तिकाग्र होगी तो वो क्या है, उसमें रोम जैसी संरचनाएं होती हैं, कुछ बाल जैसी संरचना। ऐसी ही मक्का में भी होती है ना, मक्का में भी वायु द्वारा परागण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो उनकी जो वर्तिकाग्र है वो मान लीजिए ऐसी है। तो क्या होता है कि वायु में जो परागकण उड़ रहे हैं वो आराम से इन पर गिर जाते हैं, ठीक है, और वायु द्वारा परागण हो जाता है। तो आपको दो क्वेश्चन याद रखने हैं यहां से, क्या कि वायु द्वारा परागित होने वाले पौधों के परागकण ऐसे होते हैं और वर्तिकाग्र इस प्रकार की होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ लेंगे ना आप? तो एनिमोफिली आपको समझ में आ गया। पॉलिनेशन का फर्स्ट मेथड है एनिमोफिली, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको समझना है कि इनके परागकण की क्या विशेषता है और वर्तिकाग्र की क्या विशेषता है। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एक नंबर में। सेकंड जो है वह है जल परागण, जिसको हम हाइड्रोफिली कह के चलते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। तो जल परागण क्या है? सिंपल सी परिभाषा तो वो हो जाएगी कि जब परागण जल में होता है, तो अगर परागण की क्रिया जल में होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? जल परागण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। सबसे पहला है अधोजल। तो अधो का क्या मतलब होता है? हमेशा नीचे होता है। अधो का क्या मतलब होता है? नीचे। तो अधोजल क्या होता है कि जब परागण जल के भीतर हो तो इसे अधोजल परागण कहते हैं। जैसे नाजास जोस्टीरा। सेकंड है अधिजल। जब परागण जल की सतह पर होता है तो इसे अधिजल परागण कहते हैं। जैसे वेलिस्नेरिया, ठीक है। देखिए, बात समझिए। तो ये है जल परागण। हमारी परागण की जो सेकंड विधि है वो जल परागण होती है, जिसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। अब हम समझते हैं कि भाई जब परागण जल के अंदर हो तो उसे हम जल परागण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर बता दूं, क्या कि भाई सभी जलीय पौधे, मतलब जल में जो पौधे उगते हैं ना, उन सभी जलीय पौधों में जल परागण नहीं होता। उसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं। जैसे एक प्लांट है जिसको हम मिरियोफिल्लम कहते हैं। ये जो मिरियोफिल्लम प्लांट होता है, इसमें वायु द्वारा परागण होता है। और एक प्लांट है जिसको हम निम्फिया कहते हैं, उसमें कीट द्वारा परागण होता है। आप एक इंपॉर्टेंट बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जो प्लांट जल के अंदर रहते हैं उनमें अधिकतर तो जल परागण होगा, लेकिन सभी पौधों में जल परागण नहीं हो सकता। सभी पौधे का मतलब है वे पौधे जो जल में ही उगते हैं, है ना। उनमें जैसे
एक पोटामिजिटोन और है, एक मिरियोफिलम नाम का प्लांट है। ये उगता तो जल में ही है, जल में ही रहता है, लेकिन इसमें जल परागण नहीं होता, इसमें होता है वायु परागण। इसी प्रकार निम्फिया एक प्लांट है जो जल में ही रहता है, लेकिन इसके अंदर जो परागण की विधि है वो कीट द्वारा होती है निम्फिया में। तो ये आपको डिफरेंट बात समझ में आ गई है ना। हम बात जल परागण की कर रहे हैं ना, लेकिन ये ऐसे हैं जो जल में उगते हैं लेकिन इनमें जल परागण नहीं होता। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए। अब हम इसके टाइप की बात करें जल परागण की, तो ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अधोजल परागण और एक होता है अधिजल परागण। तो अधो का मतलब होता है नीचे और अधि का मतलब होता है ऊपर। ये सिंपल सी बात है। तो आप इससे इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि अगर परागण की क्रिया जल के भीतर हो, परागण की क्रिया जल के भीतर हो तो इसे अधोजल परागण कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर किसी प्लांट में परागण की क्रिया जल के अंदर ही हो रही हो तो हम उसे अधोजल परागण कहते हैं। उसके एग्जाम्पल हैं नाजास और जोस्टेरा। नाजास और जोस्टेरा इस प्रकार के प्लांट हैं कि उनमें जो परागण होता है वो जल के भीतर ही होता है। तो ऐसे परागण को हम अधोजल परागण कहते हैं। सेम नेक्स्ट है अधिजल परागण। तो ये कहता है कि अगर परागण की क्रिया जल की सतह पर हो, कहां हो, जल की सतह पर हो, तो इसे हम अधिजल परागण कहते हैं। उसके जो एग्जाम्पल है वो मोस्ट वन वेलेस्नेरिया है। क्या है, वेलेस्नेरिया। एनसीईआरटी सिलेबस में वेलेस्नेरिया में कैसे जल परागण होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। लेकिन आपको केवल एग्जाम्पल ही दिया हुआ है। तो वेलिस, अब वो आपसे पूछ ले कि भाई वेलिस्नेरिया जो प्लांट है उसमें किस प्रकार का जल परागण होता है, तो आपको बताना है अधिजल परागण होता है ना। क्योंकि जो वेलिस्नेरिया का प्लांट है ना, जैसे मैं आपको बताऊं तो ये इस प्रकार का वेलिस्नेरिया का प्लांट होता है। ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो इस वेलिस्नेरिया का जो मादा पुष्प है वो इस प्रकार कुंडलित रहता है वेलिस्नेरिया का। मतलब जो इसकी वर्तिकाग्र है ना वो जल की सतह को टच करती हुई होती है। अच्छा, अब इसके परागण क्या है, जल में सतह पर तैरते रहते हैं, है ना। और इसकी जो वर्तिकाग्र है वो जल से टच की हुई होती है। तो अब बताओ मुझे, यहाँ पर ये परागण हो सकता है नहीं हो सकता, हो जाएगा ना। और ये जो परागण होगा वो कहाँ हो रहा है, सतह पर। कहां पर हो रहा है, सतह पर। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अधिजल परागण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिजल परागण। क्लियर है बात, ठीक है। तो आपको ये सेकंड विधि समझ में आ गई जिसको हम कहते हैं जल परागण। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल जरूर यहां पर याद रखने। मोस्ट वन वेलिस्नेरिया, ठीक है। थर्ड जो है कीट परागण, एंटोमोफिली। क्या है, एंटोमोफिली। देखो, कीटों का अध्ययन एंटोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोलॉजी। तो हम कीट परागण की बात करें तो एंटेमोफिली। तो कीट परागण क्या होता है भाई, सिंपल सी परिभाषा तो आप समझ ही गए होंगे कि जब परागण कीट द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, 80% परागण कीटों द्वारा होता है, जिनमें
मधुमक्खी, बीटल आदि। कीट परागित पादपों के पुष्प चमकदार, आकर्षक व मकरंद युक्त होते हैं। सुनिए भाई, तो हम बात करें एंटेमोफिली की यानी कि कीट परागण की, तो एक सिंपल सी बात हो गई कि अगर परागण की क्रिया कीटों के द्वारा हो, अगर परागण की क्रिया कीटों के द्वारा हो तो हम इसे कीट परागण कहते हैं। अब वो कहता है कि परागण 100% परागण जो होता है, टोटल परागण की बात करें तो उनमें से 80% परागण की जो क्रिया है वो कीटों द्वारा होती है, और उनमें सबसे मुख्य होते हैं मधुमक्खी और बीटल, भमरे वगैरह जिनको बोल के चलते हैं, है ना, ऐसे ही कीट होता है बीटल। तो मधुमक्खी तो सबसे ज्यादा करती है ना। अच्छा, ये हमारा मोस्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है। अब वो आपसे पूछ लेगा कि कीटों द्वारा परागित होने वाले पादपों के पुष्पों की विशेषता। 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया कि कीट परागित पुष्पों की क्या विशेषता होती है। तो आपको सिंपल सी बात बतानी है कि जिन पौधों में कीटों द्वारा परागण होता है उन पौधों के पुष्प एक तो चमकदार होते हैं, आकर्षक होते हैं और मकरंद युक्त होते हैं। बताओ ऐसे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? भाई उनमें मकरंद होगा, आकर्षण होगा, तभी तो कीट उनकी तरफ खींचे चले आएंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, तो ये है हमारा क्या, कीट परागण, एंटेमोफिली। तो आपको बात समझ में आ गई एंटेमोफिली की क्या है। यहां से क्वेश्चन बनेगा पुष्पों की विशेषता, तो आप याद रखना पुष्पों की विशेषता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पक्षी परागण, और इसको कहते हैं ऑर्निथोफिली, ठीक है भाई, ऑर्निथोफिली, पक्षी परागण। आपको पता है ना, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। तो पक्षी परागण को हम क्या कह सकते हैं? ऑर्निथोफिली, ठीक है। तो देखिए, जब परागण पक्षियों द्वारा हो तो इसे पक्षी परागण कहते हैं, ठीक है। इन पौधों के पुष्प नलिकाकार, प्यालेनुमा व कुंभाकार होते हैं। मुख्य पराग पक्षी हमिंगबर्ड, सनबर्ड आदि, ठीक है। देखिए भाई, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्निथोफिली की, यानी कि पक्षी परागण की। तो क्या होता है भाई पक्षी परागण? बहुत सिंपल सी बात है कि जब परागण की विधि पक्षियों द्वारा हो, पक्षियों द्वारा अगर प्लांटों में परागण हो रहा है
तो हम इसे पक्षी परागण कह के चलते हैं। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया फिर कि भाई जिन पौधों में पक्षी द्वारा परागण होता है उन पौधों के पुष्पों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ पौधों के पुष्प नलिकाकार होते हैं, जैसे तंबाकू। तंबाकू का जो पुष्प है जो बिल्कुल ऐसा था, थोड़ा धतूरे जैसा, ऐसा ये नलिकाकार पुष्प है ना। यहाँ पर इनकी वर्तिकाग्र वगैरह ऐसे होती है। तो पक्षी क्या करते हैं, अपनी पतली चोंच से इस पर बैठकर और यहां से मकरंद का चूषण करते हैं वर्तिकाग्र से। ठीक है, क्योंकि जो स्टार्च होता है वो वर्तिकाग्र के पास होता है, इनका भोजन। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे तंबाकू का प्लांट है तो इसके जो पुष्प हैं वो कैसे होंगे, नलिकाकार होंगे। उसी प्रकार बोतल वृक्ष का जो प्लांट है उसके पुष्प कैसे होते हैं, प्यालेनुमा आकृति के होते हैं। मेरा कहने का मतलब है ये अनुकूलताएं होती हैं। ठीक है, जैसे प्यालेनुमा पुष्प है तो पक्षी उस पर आराम से बैठकर मकरंद का चूषण कर सकते हैं, है ना। कुंभाकार है, घड़े जैसी आकृति का, तो उस पर भी चूषण कर सकते हैं। तो ये हमारे पक्षियों द्वारा परागित होने वाले कुछ प्लांटों की विशेषता है। 3 एग्जाम्पल हमने लिखे हैं कि तंबाकू के जो पुष्प होते हैं वो नलिकाकार होते हैं, बोतल वृक्ष के प्यालेनुमा होते हैं, और एरिकेसी कुल के प्लांट जो होते हैं वो कुंभाकार होते हैं, जिनसे इनमें आसानी से पक्षी परागण हो सकता है। ठीक है, कुछ मुख्य पक्षी हमने बात की है जो परागण क्रिया में मदद करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमिंग बर्ड संसार की सबसे छोटी चिड़िया हमिंग बर्ड, और इसमें क्या विशेषता होती है कि ये दोनों ओर उड़ सकती है। दोनों ओर का मतलब समझो, गर्दन को आगे भी करके और गर्दन को पीछे भी करके। बात समझ लेना, ये मुख्य बात है इसके बारे में, हमिंग बर्ड के बारे में। हमिंग बर्ड संसार की सबसे छोटी चिड़िया होती है और इसके पास ऐसी विशेषता होती है कि वो आगे भी मुंह करके उड़ सकती है और पीछे भी मुंह करके उड़ सकती है, दोनों ओर से उड़ सकती है हमिंग बर्ड। और ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, हाँ। सनबर्ड, जिसको हम शकरखुरा या सोन चिड़ैया बोल के चलते हैं। तो ये हमारे कुछ ऐसे 2 इंपॉर्टेंट पक्षी हैं जो परागण की सहायता में परागण में सहायता करते हैं। आपको पता चल गया पक्षी परागण या ऑर्निथोलॉजी क्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए। कभी भी इससे आपसे पूरी विधि वो नहीं पूछेगा, मात्र 1 नंबर का कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, लास्ट जो है चमगादड़ परागण, जिसको हम चेरिटोफिली कहते हैं। ठीक है, तो चमगादड़ परागण क्या कहता है, यह है रात्रि में उड़ने वाला पक्षी, पक्षी नहीं होता ये, स्तनधारी। पक्षी नहीं बोलेंगे हम इसको, ठीक है, रात्रि में उड़ने वाला स्तनधारी है। अतः जिन पौधों के पुष्प रात में खिलते हैं उनमें परागण इसी के द्वारा होता है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो कदम्ब, कचनार। सुनिए भाई, लास्ट जो परागण की विधि है वो है चमगादड़ परागण, अर्थात जो चमगादड़ होती है वह भी परागण में मदद करती है। तो चमगादड़ एक स्तनधारी है जो निशाचर है, यानी कि रात में ही उड़ता है। ठीक है, अब रात में क्यों उड़ता है, क्योंकि इसको दिखाई रात में देता है। अब क्यों दिखाई देता है रात में,
अब आप नेत्र में शलाका शंकु पे चले जाना, ठीक है। तो ये स्तनधारी है ना, आपको पता है, मतलब हमारे ही कैटेगरी का है, ये भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है, स्तनपान कराता है, ठीक है। उन्हीं को तो स्तनधारी कहते हैं। और स्तनधारियों का एक मैंने विशेष लक्षण आपको बता रखा है, क्या? कर्ण पल्लव का पाया जाना। क्या है? कर्ण पल्लव का पाया जाना। ये कान पाए जाते हैं ना, तो चमगादड़ के भी कान होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई, अब सिंपल सी बात है कि कुछ पौधों के जो पुष्प होते हैं वो रात में खिलते हैं, और रात में हमारे ये जंतु वगैरह, कीट वगैरह ये सो जाते हैं, ये दिन में करते हैं। लेकिन चमगादड़ है निशाचर, तो ये चमगादड़ क्या करता है, जिन पौधों के पुष्प रात में खिलते हैं ना, उनमें परागण में सहायता करते हैं। तो प्लांट जैसे कदम्ब का है, कचनार का है, ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें रात में पुष्प खिलते हैं, तो उन पुष्पों में परागण करने के लिए चमगादड़ रेस्पॉन्सिबल होती है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? ठीक है। तो ये है हमारे मेथड ऑफ पॉलिनेशन, परागण की विधियां। 5 विधियां हैं जो हमने कर ली है, ठीक है। अब इसमें नोट में एक पॉइंट है, वो क्या है कि सर्प वृक्ष व आर्किड में घोंघे द्वारा परागण, जबकि सेमल, गुलमोहर में गिलहरी द्वारा। ये नोट में भी आप पॉइंट याद रखना कि एक प्लांट सर्प वृक्ष और आर्किड का होता है, उसमें स्नेल के द्वारा, इनकी घोंघे के द्वारा परागण होता है, और सेमल और गुलमोहर में गिलहरी के द्वारा परागण होता है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई, हमारी ये 5 विधियां क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे मेथड ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि परागण की विधियां। एक बार मैं आपको फिर रिवाइज करा दूं, परागण की जो विधियां हैं वो 5 विधियां हैं। सबसे पहली है वायु परागण, सेकंड है जल परागण, थर्ड है कीट परागण, फोर है पक्षी परागण, और लास्ट है चमगादड़ परागण, है ना। तो ये हमारे 5 मेथड हैं पॉलिनेशन होने के। तो आपको वायु परागण में मुख्य रूप से क्या याद रखना है कि वायु द्वारा परागित होने वाले परागकण और वर्तिकाग्र की विशेषता, ठीक है। जल परागण में अधो और अधि, कीट में कीट परागत पुष्प की विशेषता क्या होती है, पक्षी इनकी विशेषता क्या होती है, ठीक है। और ये चमगादड़ की खास बात नहीं है। आप ऐसा वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी प्लांट का जो पुष्प है वो रात्रि में खिलता है, तो उसमें किसके द्वारा परागण होने की संभावना होती है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई। चलिए भाई, तो ये कर लेंगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ठीक है। हाँ तो भाई, परागण की विधियों के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है असंगतता, जिसको हम अनिश्चितता भी कहते चलते हैं। असंगतता या अनिश्चितता यानी कि इनकम्पेटेबिलिटी, इनकम्पेटेबिलिटी, ठीक है। तो क्या है भाई असंगतता? पूर्णतया कार्यक्षम व जननक्षम नर व
मादा युग्मकों में निषेचन की विफलता को असंगतता कहते हैं। बात को जरा ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है। हमारा जो टॉपिक है वह है असंगतता और दूसरा क्या है, अनिश्चितता, है ना। तो अनिश्चितता का क्या मतलब होता है, निषेचन का नहीं होना, होता है नहीं होता, क्योंकि जहां ए लग जाए उसका मतलब नहीं, तो निषेचन का नहीं होना। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि कंप्लीट रूप से फंक्शनल यानी कि एक्टिव है, कार्य करते हैं, और जननक्षम यानी कि जनन करने की क्षमता भी रखते हैं, फिर भी, मेरी बात समझो, कार्यक्षम और जननक्षम नर व मादा युग्मकों में, मेरा कहने का मतलब है कि ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है ना। दोनों ही नर और मादा युग्मक हैं जो एक्टिव भी हैं और फर्टाइल भी है। फर्टाइल का मतलब है ये निषेचन करने की क्षमता रखते हैं, जनन करने की इन दोनों के पास क्षमता है। मेरा कहने का मतलब है इन दोनों युग्मकों में कोई सी भी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि हमारे पास दो गैमेट हैं, नर और मादा, और ये दोनों ही एक्टिव और फर्टाइल हैं, लेकिन फिर भी कोई कारणवश इनमें निषेचन नहीं हुआ, तो हम इस घटना को असंगतता या अनिश्चितता कह के चलते हैं। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि पूर्णतः कार्यक्षम व जननक्षम नर और मादा युग्मकों में निषेचन की जो विफलता होती है उसे हम असंगतता या अनिश्चितता कह के चलते हैं। तो ये सिंपल सी परिभाषा है भाई इसकी। अब इसके टाइप की मैं बात करूं तो ये दो प्रकार की होती है। सबसे पहली है अंतराजातीय। तो अंतराजातीय का तो सीधा सा मतलब होता है कि दो भिन्न जाति, ठीक है। तो देखिए, जब निषेचन में विफलता एक ही वंश की दो भिन्न जातियों के मध्य हो, जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका राका। चलिए यहां से आप समझने की कोशिश कीजिए, या फिर मैं चलो दोनों थोड़ी ले देता हूं तब समझाऊंगा। आंतर जातीय, एक ही जाति के मध्य निषेचन में विफलता, जैसे प्रीमोला। बात समझिए, देखो थ्योरी आपके नोट्सों से डिफरेंट हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ये थ्योरी लिखी है एक सीधी भाषा में, ठीक है। हाँ, कहीं आप चेंज करते हैं ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। हाँ सुनिए, वो कहता है कि भाई अगर कंप्लीट रूप से एक्टिव और फर्टाइल युग्मक होने के बाद भी उनमें कोई कारणवश निषेचन नहीं हुआ, तो हम उस घटना को क्या नाम दे देंगे, असंगतता या अनिश्चितता नाम दे देंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई ये जो अनिश्चितता है वो दो प्रकार की होती है, एक तो है अंतराजातीय और एक है आंतर जातीय। अंतरा का मतलब दो डिफरेंट जाति,
आंतर का मतलब एक ही जाति, ठीक है। तो अंतर जातीय क्या कहता है कि अगर निषेचन में विफलता, निषेचन में विफलता एक ही वंश की, वंश तो एक होना चाहिए लेकिन उसकी दो भिन्न जातियों के मध्य हो। मैं आपसे बताऊं कि हमने दो प्लांट ले लिए, एक तो ब्रेसिका कैम्पेसिस का लिया और एक ब्रेसिका रापा का लिया। दोनों का वंश ब्रेसिकेसी है, ब्रेसिका है, सेम है, लेकिन जाति दोनों की अलग अलग है ना। तो हमने क्या किया, इनके परागकण और अंडक ले लिए और इन दोनों के मध्य निषेचन करवाया, है ना। अब ये दोनों क्या है भाई, बात समझो, ये दोनों एक्टिव है युग्मक, जनन करने की क्षमता भी है, लेकिन इसका अनुकूलन इस पर नहीं हो पाता। अनुकूलन है, कुछ अनुकूलता है। अरे भाई, आप किसी भी डिफरेंट जाति का क्रॉस कराते हैं तो संतान उत्पन्न होने के कम चांस रहते हैं, यानी कि उसके जो निषेचन होने की अनुकूलताएं होती है ना, वो कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। हाँ, तो भाई आप ऐसा थोड़ी है कि आपने सरसों का परागकण लिया और किसी गोभी के वर्तिकाग्र पर डाल दिया तो सरसों का प्लांट बन जाएगा कि उसमें निषेचन हो जाएगा, क्या नहीं होगा ना, ठीक है। तो वही बात तो ये कह रहा है कि हमने ये ब्रेसिका कैम्पेसिस लिया, चलो इसका हमने परागकण ले लिया, तो बताओ परागकण इसका एक्टिव है, इसका हमने अंडकोश का ले ली, इसकी अंडकोश का भी एक्टिव है। अब इसके परागकण को हम डायरेक्ट इस पे डाल दें तो ये अंकुरित हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो हो गई ना सिंपल सी बात कि दो भिन्न जातियों के मध्य अगर कार्यक्षम और जननक्षम युग्मक हैं फिर भी निषेचन नहीं हो तो हम उस घटना को अंतराजातीय अनिश्चितता कहते हैं, ठीक है। अब एक ही जाति के मध्य ऐसा हो तो उसे हम आंतर जाति कहते हैं, जैसे प्रिमुला। अब बात समझो, प्रिमुला याद कीजिए, मैं आपको बता चुका हूं प्रिमुला के बारे में। विषमवर्तिकात्व नहीं पढ़ा, अभी तो पढ़ा है कल परसों, विषमवर्तिकात्व। अरे प्रिमुला में दो प्रकार के पुष्प, एक पुष्प की वर्तिका लंबी पर पुंकेसर छोटे, है ना। अब सुनो, ये प्रिमुला का पुष्प है तो इसके अंदर क्या है, परागकण है कि नहीं, यहां अंडकोशिका है। अब एक बात मुझे बताओ, क्या ये परागकण जननक्षम नहीं है क्या, हमने तो नहीं कहा ये जननक्षम नहीं है। ये जो परागकण है प्रिमुला के वो जनन करने की क्षमता रखते, इसका जो फीमेल गैमेट है वो भी जनन करने की क्षमता रखता है नहीं रखता, लेकिन क्या इन दोनों के मध्य निषेचन संभव है, नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि ये परागकोश छोटा है तो इसके परागकण यहां नहीं गिर सकते। मेरा कहने का मतलब नहीं समझ रहे, मेरा ओवरऑल एक ये उद्देश्य है कि भाई दोनों जननक्षम हैं लेकिन प्राकृतिक कारण की वजह से दोनों आपस में निषेचन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इस घटना को ही असंगतता या अनिश्चितता बोल देंगे। अब हमारा यहाँ ऐसा मतलब मत समझना कि हम इस परागकण को यहां डाल दें तब तो इसमें 100% निषेचन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्यों निषेचन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि परागकोश छोटा है तो इसमें स्वयं परागण नहीं हो पा रहा है इसका, ठीक है। तो इस घटना को हम क्या बोल देंगे, अनिश्चितता बोल देंगे। अब आपको बात समझ में आई, और एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, मतलब एक ही जाति के अंदर हो रहा है तो उसको आंतर जातीय बोलते हैं, ठीक है। नहीं यही बात समझ में। तो ये था हमारा एक टॉपिक जिसको हम असंगतता या अनिश्चितता कह के चलते हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से वो ज्यादातर डेफिनेशन ही पूछी जाएगी कि अनिश्चितता की डेफिनेशन को समझाइए, सिंपल सी बात है। चलिए,
अब मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम इन चैप्टरों में बिल्कुल क्रम से चलेंगे, सेकंड में और थर्ड में। तो सेकंड चैप्टर में आपने सभी का डेवलपमेंट और संरचना देख ली थी, और अब हम चल रहे हैं तीसरे चैप्टर पर, और वो भी क्रम से चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं क्रम से भाई, आप जरा बात को ध्यानपूर्वक समझिए। ठीक है, देखो ये हमारे पास जो डायग्राम है वो किसका है, एक अंडक का है, या मैं कह सकता हूं जायंग का है, इस तरीके से का। ठीक है, तो हमने थर्ड पार्ट में जो स्टार्टिंग की है उसमें अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा है, और वो कौन सा टॉपिक पढ़ा है भैया, परागण। क्या पढ़ा है, परागण। तो भाई सबसे पहले आपके चैप्टर में क्या घटना घटित हुई कि हमारे मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागकण आके गिर चुके हैं। इसी घटना को तो आप परागण कहते हैं, नहीं कहते। परागण क्या है कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर गिरना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अभी हमने एक ही टॉपिक तो पढ़ा है जिसको हम क्या कहते हैं, परागण। हमारे चैप्टर का नाम याद है आपको, परागण, निषेचन, भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवर्तन, 4 टॉपिक है। तो अभी अब जो हमारा कंप्लीट हुआ है वो एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है जिसको हम परागण कह के चलते हैं। क्या कह के चलते हैं, परागण। और परागण में क्या घटना घटित हो गई, अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो फीमेल पार्ट है, यानी कि जो अंडक है, कार्पल है, उस पर परागकण पहुंच चुके हैं, पहुंच गए ना परागकण। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे ही परागकण इस पे पहुंच गए तो आगे कौन सी घटना घटित होगी, तो उसी को हम बिल्कुल क्रम से समझेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही ना आपको। अब हमारा ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो निषेचन है। क्या है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। अच्छा, निषेचन एक पूरा टॉपिक है। अब हम निषेचन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत कि आखिर निषेचन किस प्रकार होता है एक प्लांट में। ठीक है भाई, एक परागण वाला जो टॉपिक है वो तो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं निषेचन की, कि भाई निषेचन कैसे होता है। तो निषेचन तक पहुंचने के लिए हमें कुछ और घटनाएं देखनी होंगी। ठीक है, और उन घटनाओं की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कल। ठीक है, कल हम अपने निषेचन वाले टॉपिक में मुख्य रूप से हमारे जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, और हमको पता लगेगा कि आखिर एक प्लांट में निषेचन कैसे होता है। कल हम अपने मुख्य टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हाँ। तो आज आपको क्या करना है, आपको जो हमने कराए मेथड ऑफ पॉलिनेशन कराए, जो कि 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको देख लेना। ठीक है, हाँ। और उसके अलावा जो डेफिनेशन होती है अनिश्चितता की, असंगतता की, तो वो डेफिनेशन भी आप कर लेना, 1 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, हाँ। और मेहनत करते रहिए। ठीक है, हाँ। रिजल्ट आपके सामने ही है, मैं आपको दोबारा बता दिया। नोट्स वगैरह आपके बने हुए, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई शब्द इधर उधर हो जाए तो आपको चेंज नहीं करना है, जहां चेंज करना है मैं आपको वहां बता दूंगा। ठीक है, हाँ। समझ रहे ना।
तो बाकी आप पढ़ लेना और बातें करेंगे आप।